हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप ओशन। और तो चलिए आज हम अपने न्यू एफ अनस्पोकन हर्ट्स का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आपको जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा और कुछ ना कुछ ज़रूर कहिएगा। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है फिर, क्योंकि मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको जैसा भी लगे ज़रूर बताइएगा, अच्छा बुरा जो भी, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लान वांगजी बेहोश हो गया था और उसे हीलर रूम में लेके गया था। अब यहाँ से हम सीधे 15 साल बाद का सीन देखते हैं। 15 साल कम नहीं होते बदलाव के लिए। अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी बहुत कुछ बदल चुका है। एक नए सेक्ट का निर्माण हुआ है जिसका नाम इलिंग का वे सेक्ट है, जो बहुत पावरफुल और बड़ा सेक्ट है, जिसका नाम पांच बड़े सेक्ट में जोड़ा जाता है। गुसु का लैंड सेक्ट, लालिंग का जिन सेक्ट, किंग का नियर सेक्ट, युनमेंग का जियांग सेक्ट और अब इलिंग का वे सेक्ट। अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में कोई किसी भी दूसरे सेक्ट के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता है। सभी अपने सेक्ट को संभालने में व्यस्त हैं। इसके कुछ नए कारण यह है कि नए सेक्ट लीडर का सेक्ट को संभालना है, जैसे कि लानलिंग का जिन सेक्ट अब जिन जुसान संभालता है और गुसु के सेक्ट लीडर लान सिचेन है। किंग के सेक्ट अभी भी नीमिंगजे ही संभालते हैं और जियांग चैन लोटस स्पीयर का सेक्ट लीडर है। अब इलिंग का वे सेक्ट जिसे वियुशान संभालते हैं, जो वहाँ का सेक्ट लीडर है। अब हमें इलिंग के वे सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ कोई सभा चल रही है। मेन हॉल जहाँ सेक्ट लीडर वियुशान अपने ट्रोन पर बैठा है और जहाँ उनसे थोड़ी दूर बाईं तरफ वैन किंग बैठी है, जो वे सेक्ट की वे फॉरेन है, और उनके दाईं और वैनिंग खड़ा है, जो उनका खास सलाहकार है। वही नीचे की तरफ पहली सीट पर युआन बैठा है, जो वुशान का बेटा है, जिसे ऑफिशियली वुशान ने अडॉप्ट किया है, जो इस वे सेक्ट का नेक्स्ट हायर है। तभी सभा के बीच एक संदेशवाहक आता है, जो एक इनविटेशन लेके आया था। यह पहली बार है जब किसी सेक्ट ने वे सेक्ट को इनविटेशन भेजा है, जो कि लानलिंग जिन सेक्ट से है। बहुत साल हो गए, लेकिन वुशान कभी भी अपनी बहन और भाई से नहीं मिल पाया और ना ही वो लोग उससे मिले। फिर आज अचानक ये वैनिंग इनविटेशन लेता है और वुशान को देता है। वुशान उसे पढ़ता है और सबकी तरफ देखता है और सबकी ओर देखते हुए कहता है कि जिन सेक्ट युद्ध कौशल की प्रतियोगिता रखने जा रहा है, जहाँ सभी सेक्ट के हायर को उनके माता पिता के साथ भी आमंत्रित किया गया है। ये 5 दिन की प्रतियोगिता होगी। सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी वैन किंग बीच में ही बोल पड़ती है, हमें इतने साल हो गए सभी सेक्ट से दूर हुए, अब एकदम से ये इनविटेशन, मुझे लगता है वे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हमें युआन को वहाँ नहीं भेजना चाहिए और ना ही हमें जाना चाहिए। तभी कुछ मंत्री जो सिर्फ रानी की बातें सही है ये मानते हैं, और ऊपर से एक वैन है जिनकी वजह से उनका नाम, जिसको लेकर वो आज आज़ादी से जी रहे हैं, वे उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ वे फॉरेन सही कह रही हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी विशान बस अपना एक हाथ ऊपर करता है और सभी शांत हो जाते हैं। और आगे वैन किंग भी कुछ नहीं कह पाती। वैन किंग बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वुशान किसी और से मिले। उसे बस यही डर सताता है कि कहीं वुशान उससे दूर ना चला जाए। तभी वुशान सभी की ओर अपनी ठंडे निगाहों से देखता है, जिनमें कहीं भी पुराने वाले वुशान की झलक नहीं थी जो पहले हुआ करता था। अब वह एक कोड पर्सन है। वुशान आखिरी में जाके युआन की ओर देखता है, जो सीधे बैठा हुआ शांत बस सामने की ओर देख रहा था। तभी वुशान युआन का नाम लेता है, युआन। तभी युआन अपने बाबा की तरफ देखता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, जी सेक्ट लीडर। वुशान कहता है, क्या तुम लानलिंग इस प्रतियोगिता के लिए जाना चाहते हो? युआन थोड़ी देर चुप रहने के बाद वुशान की ओर देखता है और कहता है, जी सेक्ट लीडर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और एक बेटे के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ
आपके साथ जाना चाहता हूँ। वुशियान ने युआन की आंखों में जुनून देखा, जैसे कि वो इस निर्णय पर अड़िग है। वैसे तो युआन बहुत शांत बच्चा है, लेकिन आज पहली बार युआन ने उससे कुछ मांगा है और वुशियान इसे पूरा का जरूर करेगा। वुशियान अपने ट्रोन से उठता है और एक सख्त आवाज़ में कहता है कि तो ठीक है, 2 दिन बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। युआन, अपनी तैयारी कर लो, जो भी रखना है। इसके बाद कोई कुछ नहीं कह पाता। सभा समाप्त हो जाती है। अब हम युआन के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर युआन अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ है और उसके सामने रखी कुछ इनको देख रहा है, जो उसे किसी की याद दिलाती है। युआन में गुचन स्ट्रिंग से सोल और घोस्ट को मारने की क्षमता है, जो उसने खुद सीखा है पुस्तकालय के ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से। वुशियान से उसने स्वार्ड कॉलर की शिक्षा ली है। एक ओमेगा होने के साथ युआन आज की पीढ़ी में महान कल्टीवेटर बनने के उसमें सारे गुण हैं। वह उस टेबल पर अपना सर रखता है और धीरे से कहता है, मम्मा। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ वनकिंग थी और युआन ने उसे झुककर वो किया और कहा, वे फॉरेन, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे याद कर लिया होता। वनकिंग कक्ष के अंदर आई और युआन को अपने पास बैठाया और कहा, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? युआन ने अपना सिर ऊपर किया और धीरे से हाँ कह दिया। युआन वनकिंग से फॉर्मली मिलता है और कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। वनकिंग वहाँ से जाने के लिए उठी और एक बार पीछे मुड़कर युआन को देखा और कहा, तो मुझे वे फॉरेन की जगह माँ क्यों नहीं बुलाते? युआन बस अपना सिर झुका लेता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा वे फॉरेन। बस वनकिंग से युआन बस इतना ही बात करता है। वनकिंग एक शाय करती है और वहाँ से चली जाती है। युआन उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि कैसे कहूँ मैं आपको माँ? मैं जिन्हें अपनी माँ मानता था, उन्हें तो दूर कर दिया आपने मुझसे और बाबा से। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वनकिंग और वांग जी के बीच जो बात हुई थी वो युआन ने सुना था। और जब वनकिंग ने वांग जी से कहा था कि आप हमारी लाइफ से दूर चले जाइए, युआन ने सब कुछ सुना था। युआन उस वक्त बच्चा था, लेकिन उससे यह पता चल रहा था कि उसकी मम्मा को वनकिंग आंटी ने दूर भगाया है। लेकिन आज वो 19 साल का एक एडल्ट और मैच्योर लड़का है, जिसे अब सब कुछ समझ आ गया है, बहुत पहले से ही। और उसके बाबा की खुशी उसकी मम्मा थी और आज उनके अकेले रोने और उनकी आंखों में जो दर्द है उसकी वजह वे फॉरेन है, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा। अब हम वुशियान को देखते हैं, जो एक सपना देख रहा है और उसके सपने में वो है जिसे वो जान से ज़्यादा चाहता है। वो इस सपने से उठना नहीं चाहता, लेकिन दरवाजे की नोक से सपने से बाहर ले आती है। जब डोर ओपन होता है तो वहाँ वनकिंग थी, जो वुशियान से बात करने आई थी। वुशियान कहता है, क्या हुआ है? वनकिंग कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है वुशियान। वुशियान कहता है, ठीक है, टी टेबल पर मेरा इंतज़ार करो, और दरवाज़ा बंद कर देता है। वनकिंग बस गुस्सा कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि इस कमरे में जाने का हक उसे नहीं है। वुशियान के बेड चैम्बर में युआन के अलावा कोई नहीं जा पाता, यहाँ तक कि वनकिंग भी नहीं, क्योंकि सच में यह उसका हक नहीं है। क्योंकि वह वे फॉरेन बस सेक्ट के लिए है, नाम की वे फॉरेन है, क्योंकि रियल लाइफ में वुशियान और वनकिंग का कोई भी रिश्ता नहीं है। वुशियान ने कभी वनकिंग से शादी की ही नहीं। यही दूसरी वजह है कि युआन उसे मम्मा नहीं बुलाता। पहली वजह है कि वह अपनी मम्मा से लान वांग जी को मानता है। लोगों को आज भी लगता है कि युआन को उनकी शादी की सच्चाई पता नहीं है, लेकिन युआन पहले से ही सब कुछ जानता है। उसने यह भी देखा कि 15 साल पहले उसके बाबा ने कभी भी वनकिंग से शादी की ही नहीं थी। अब हमें 15 साल पहले की बात पता चलती है। लान वांग जी के जाने के बाद जब वनकिंग वापस शादी के वेन्यू पर आती है, तो उसने देखा वुशियान अपने घुटनों पर है। उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे हैं। उसने वनकिंग की ओर देखा और उससे यही कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ रमज़ान है।
मैं तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देख पाऊँगा। उसके बाद से यह बात उनके बीच में ही रह गई कि वैन किंग और ओशियन पति पत्नी के रूप में ही देखा जाएगा, लेकिन असली सच्चाई बस सब इवेंट्स के बीच ही रहेगा कि ओशियन और वैन किंग की शादी नहीं हुई है। वेंस ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जब ग्रैनी वैन कहती है कि जिसकी वजह से हम यहाँ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या तुम उनका अनादर करोगे, तभी सभी चुप हो गए। उसके बाद वेस एक्ट का निर्माण हुआ और आगे इलिंग के सभी लोगों को लगा कि ये लोग पति पत्नी हैं, लेकिन उनकी शादी कभी हुई ही नहीं। जब लोग हायर के लिए व्यूशान पर दबाव डालने लगे तो उसने युआन को अडॉप्ट करने का फैसला किया और अपना नाम दिया वे युआन, और साथ ही उसे वे सेक्ट का नेक्स्ट सेक्ट लीडर भी घोषित कर दिया गया। लोगों के मुंह बंद हो गए। अब हम ओशियन और वैन किंग को देखते हैं जो आमने सामने बैठे हैं। तभी वैन किंग कहना शुरू करती है, ओशियन एक बार और सोच लो। ओशियन कहता है, किस बारे में? वैन किंग कहती है, इनविटेशन के बारे में। हमें ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी ओशियन कहता है, मेरा बेटा यह चाहता है और होगा वही जो मेरा बेटा चाहता है। तुम चाहो तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। इसमें वैन किंग कहती है, नहीं, मैं भी आऊँगी। और फिर ओशियन वहाँ से चला जाता है और वैन किंग मन में यही प्रे कर रही थी कि लान बांगजी और ओशियन फिर से ना मिले। 2 दिन बाद यहाँ से ओशियन, युआन, वैन किंग और वैनिंग नानी के लिए निकलते हैं कुछ सैनिकों के साथ। अब मैं यहाँ बता दूँ कि यानली और जिशवान के 2 बच्चे हैं। एक जिलिंग जो एक अल्फा जो 15 साल का है, और एक बेटी जिसका नाम जिनशिया है, वो अभी 13 साल की है। अब हमें यानली को दिखाया जाता है जो जियांगचेंग से बात कर रही थी। जियांगचेंग कहता है, सीजे आपने उसे क्यों बुलाया? यानली कहती है, अजय कभी न कभी बात सामने आनी ही होगी। हमने उसे इतने पत्र भेजे लेकिन किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आखिरी कोशिश की है, देखते हैं कि वो आता है या नहीं। पूरी बात जाने बिना हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। जियांगचेंग कहता है, इतना कुछ गलत हो चुका है, अब और क्या गलत होना बाकी है? इससे पहले कि यानली कुछ कह पाती, जिसवान वहाँ आ जाता है और यानली से कहता है, हमें दरबार में चलना चाहिए, सब आने वाले हैं। सबसे पहले किंगे के निये सेक्ट के नियोशन और उनका ओमेगा मोशानु अपनी बेटी नेशन के साथ आते हैं। नेशन की एज 13 साल है। जियांग सेक्ट वहाँ पहले से ही मौजूद था। यहाँ ओशियन को देखते हैं जो सीढ़ियों पर खड़ा है, थोड़ा नर्वस है, अपने सिज्जे से सालों बाद मिलने वाला है, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। दरबार में देखते हैं जहाँ पहरेदार ये अनाउंस करते हैं कि इलिंग के वे सेक्ट के सेक्ट लीडर वे ओशियन सभा में पधार रहे हैं। अब सभी की नज़र सामने डोर पर है। यानली बस बेसब्री से अपने आशन को देखने के लिए तड़प रही है। तभी सबसे पहले ओशियन का चेहरा सबको नजर आता है, थोड़ा सीरियस और कूल, ना कि पहले की तरह नटखट। वो चेहरा तो कहीं गुम हो गया ऐसा लगता है। सबकी नज़र पीछे जाती है जहाँ युआन, वैनकिंग और वैनिंग है। ओशियन की एक तरफ युआन है, दूसरी तरफ वैनकिंग है। कल्टिवेशन वर्ल्ड में सभी को पता है कि ओशियन वैनकिंग मैरिड है, इसलिए लोगों ने यह समझ लिया कि युआन उनका ही बेटा है। ओशियन आगे बढ़ता है और जिशवान को ग्रीट करता है। जिशवान भी ऐसे ही कहता है। फिर वेन यानली को देखता है और उसे भी ग्रीट करता है। तभी जिनशान कहता है, इस प्रतियोगिता में अपना समय निकाल के आने के लिए आपका शुक्रिया। विभूषण कहता है, शुक्रिया हमें आपको करना चाहिए, हमें आमंत्रित करने के लिए। तभी यानली की नज़र युआन पर जाती है। तभी यानली कहती है, क्या यह आपका बेटा है? तभी भूषण कहता है, जी ये मेरा बेटा वे युआन है। युआन आगे आता है और सभी को ग्रीट करता है।
वे सेक्ट को उनकी जगह दे दी जाती है बैठने के लिए। वुशियान बैठता है और अपनी नज़र पूरे हॉल पे दौड़ाता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखता जिसे वो देखना चाहता था। यानी ने तो इसे नोटिस किया। तभी लान सेक्ट के आने का अनाउंस हो जाता है। वुशियान की धड़कन तेज हो जाती है। सबकी नज़र दरवाजे पर ही थी। युआन भी बेसब्री से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। तभी वहाँ से लान से चैन अंदर आते हैं। उनके साथ एक लेडी है और एक बच्चा। वुशियान सोच रहा था, क्या मैंने इस लेडी को कहीं देखा है? तभी यानली कहती है, म्या म्या। तभी वुशियान को याद आता है वो लड़की, तो क्या म्या म्या ने जयवुजी से शादी की है और उनका बच्चा भी है। लैन सेचेन और म्या म्या का बेटा जिंगई, जो अभी तो 13 साल का है, एक अल्फा। तभी यानली की नज़र इधर उधर जाती है और वो जयवजन से पूछती है, जयवजन आपके लान सेट के 2 डिसिपल नहीं आए? और धीरे से कहती है, और हांगवजन? तभी जयवजन कहते हैं, हमारे 2 डिसिपल बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। और हांगवजन के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वुशियान जिसे देखने के लिए तड़प रहा था वो आया ही नहीं। तभी उसने कुछ लोग की गॉसिप सुनी जो कह रहे थे, पता नहीं हांगवजन कहाँ है, 15 साल से उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। यह सुनकर वुशियान का दिल बैठ गया। क्या हुआ लंजन को? किसी ने उसे क्यों नहीं देखा? उसके ख्याल तब रुक गए जब दरबार में किसी की दस्तक हुई। सबने उस तरफ देखा तो वहाँ एक टॉल मोस्ट हैंडसम मैन खड़ा था। उसका एक हाथ अपनी बैक में फोल्ड था और दूसरा हाथ अपनी तलवार पर कसा था और उसकी बैक में कुछ था। वो गुचिन थी जिसे उसने अपनी बैक में टांगी हुई थी। तभी सबकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है। कुछ लोग एक पल के लिए शॉक हो गए। क्या ये हांगवजन है? लेकिन उनके दिमाग से ये ख्याल उड़ गया जब उन्होंने उसकी आंखें देखी जो सिल्वर कलर की थी और उम्र में भी वह छोटा ही लग रहा था, 14-15 साल का। सभी लोग बस इसी सोच में गुम थे। तभी वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, गगा मेरे लिए रुको, देखो मुझे क्या मिला। उसके हाथ में एम्प्रेस स्माइल के जार थे। सभी लोग बस इस बात को सोच रहे थे। सभी इस बात को सोचकर कंफ्यूज थे कि अब ये कौन है। वो एक लड़की है जिसकी उम्र अभी 14 साल से ज़्यादा नहीं है। उसके एक हाथ में एम्प्रेस स्माइल के जार है और दूसरे हाथ में एक वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी छतरी जिसे अपने ऊपर लगाए हुए है। उसकी ड्रेस वाइट ब्लू में शाइन कर रही है। हेयर एक्सेसरीज उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं, लेकिन लोग उसकी सुंदरता का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि उसका आधा फेस वेल से कवर है, बस आंखें ही दिख रही है। एक मिनट, लेकिन उसकी आंखें गोल्डन कलर में है। सब अपनी सोचों में ही गुम थे। तभी यानली उन्हें बुलाती है। तभी उस लड़के का ध्यान सामने जाता है जहाँ यानली खड़ी है, तो वह उसकी तरफ मुड़ती है। तभी सभी का ध्यान उसकी कमर पर जाता है जहाँ रेड कलर की फ्लूट थी। मतलब क्या ये कल्टीवेटर है? एक और चीज़ पर लोगों का ध्यान गया। वो उसकी पोनीटेल में बंधा हुआ रेड रिबन था। इस लड़की का बिना चेहरे देखे कोई भी बता सकता है कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो भागते हुए सामने की ओर जाती है और वो अल्फा चुपचाप उसके पीछे आता है। दोनों ही चुप कर यानली रिश्वान को बुक करते हैं। वो लड़की कहती है, यानली आंटी, सॉरी जिनफरेन, आप कैसी हैं? तो यानली कहती है, तुम मुझे कहीं भी कुछ भी कह के बोल सकती हो सुई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? सुई कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अल्फा बॉय लड़की की तरफ देखता है जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो और वो लड़की समझ जाती है। वो एम्पर स्माइल के जार को नीचे रखती है और फिर दोनों वो करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो अल्फा कहता है, मेरा नाम सिजुई है। मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के पावरफुल कल्टीवेटर हांगवजन का फर्स्ट डिसिपल हूँ और अगुसो लान सेक्ट के क्लाउड रिसर्च में अपना अध्ययन कर रहा हूँ।
वो लड़की कहती है, मेरा नाम शुई है, मैं कल्टीवेशन बर्ड के पावरफुल कल्टीवेटर हांगवंजन की सेकंड रिसीवर हूँ और गुसू लैंड सेक्ट के क्लाउड रिसर्च में अध्ययन कर रही हूँ। पूरे हॉल में खुशबू होने लगती है कि इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं बताया। तभी यालिनी शुई से कहती है, शुई लान क्लान में तो ड्रिंक करना मना है। तो शुई अपना सिर खुजाते हुए एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, लेकिन हम लोग लानलिंग में हैं, ना कि गुसू में। वैसे भी ओल्डमैन यहाँ नहीं है। अब मैं खुलकर जितने चाहे उतने एम्प्रेस पर के जाल खाली कर सकता। तभी सिजुई की डीप वॉइस आती है, शुई अजीब सा मुँह बनाती है और उस अल्फा के हाथ से लिपट जाती है और कहती है, गगा आपने कहा था कि आप मुझे नहीं रोकोगे, लेकिन एल्डर्स का मजाक उड़ाना रूल्स के खिलाफ है। सिजुई कहता है, अच्छा सॉरी। इन सब से हटके वो शियान को देखते हैं जो एकटक लड़की को देख रहा था, क्योंकि इसके आते ही उसे लैंजन जैसी खुशबू महसूस हुई और उसे इस लड़की को देखकर अपना बचपन याद आ गया। वो भी तो ऐसा ही था। तभी उसे एक सेक्ट लीडर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, सेक्ट लीडर लान, ये बच्चे कौन हैं? पहले इन्हें कभी नहीं देखा और हांगवंजुन इनके गुरु हैं, लेकिन हांगवंजुन को तो बहुत सालों से किसी ने देखा ही नहीं। क्या आप हमें बताएंगे कि ये दोनों कौन हैं? सभी की नज़र अब ज़ेबुजुन पर है। ज़ेबुजुन कहना शुरू करते हैं, ये बच्चे सिजुई और शुई वांग जी के बच्चे हैं। सिजुई सुई से 5 मिनट बड़ा है। दोनों ट्विंस हैं जिन्हें हांगवंजुन ने बर्थ दिया है। जब वो इन बच्चों की मदर है तो वो उन्हें कुछ भी सिखा सकता है। इसे सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। वो शियान अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। बच्चे, जान के बच्चे। उसकी आंखों से एक दिन आंसू फिसल गया। यानी ने भी उसे देखा। युवान भी अपने पापा को देखकर बुरा फील कर रहा था और वैंकिंग, वो तो बच्चों को देखकर ही समझ गई थी कि ये हांगवंजुन और लूशियन के बच्चे हैं। अब वो क्या करेगी अगर सच सामने आया तो? सभी सेक्ट लीडर फिर से कहने लगे कि हांगवंजुन मैरिड है, लेकिन उनकी शादी किससे हुई? ज़ेबुजुन ने कह दिया, ये उनके भाई की बीच की बात है। वो इनमें कुछ भी नहीं कहेंगे। उनका भाई चाहे तो बता सकता है। सभा यही खत्म हो गई थी। जिंदिस्वान ने कहा कि कल सभी प्रतियोगिता मैदान में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने क्वार्टर में जाकर आराम करिए। वो शान अपने क्वार्टर के बाहर खड़ा हुआ कुछ सोचों में गुम था। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि उसकी ज़िंदगी बेरंग है। कहीं दूर से उसे कोई और भी देख रहा है। वो सिजुई था जो अपने बाबा यानी हुशियान को देख रहा था। तभी शुई उसके पास आती है और कहती है, चलो काका, मैं बहुत थक गई हूँ, और सिजुई को हक कर लेती है। सिजुई उसके हेड पर अपना हाथ रखकर सहलाता है और बस हूँ में रिस्पॉन्स करता है। फिर अपनी तलवार पर शुई को लेकर कहीं निकल जाता है। अब हमें यहाँ से कहीं दूर जंगल के बीचों बीच एक क्वार्टर दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर है। उसके आसपास बहुत प्यारा गार्डन है जहाँ पर खरगोश भी है। वही क्वार्टर के सामने घास पर एक इंसान बैठा हुआ है। उसके वाइट रोब्स हैं और वह हमेशा की तरह बस आसमान की तरफ देख रहा है। तभी उसे कुछ आहट होती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि कौन है। और तभी उसे अपनी गोद में किसी का सर महसूस होता है। उसे पता ही है उसका बेटा है सिजुई। उसने नीचे सर करके उसे देखा और अपनी उंगलियां उसके बालों में फहराने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह धीरे से कहता है, मम्मा। लानवांग जी बस कहता है। वो बहुत बदल गए हैं मम्मा। अंकल ने तो कहा था कि वो बहुत शरारती थे जैसे शुई है, लेकिन उनकी आंखों में
मुझे बस कोरनेस और खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिखता। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा। तभी तभी लान वांगजी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई बंदर कूद गया है, लेकिन ये बंदर तो उसी का है, उसकी बेटी जो उसके गर्दन से लिपटी हुई है, अपना मुंह उसकी नेक में दबाया हुआ है। लान वांगजी के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। शुई कहती है, मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। तभी तभी लान वांगजी सभी को अंदर लेकर जाता है और टेबल पर बैठने को कहता है और खुद किचन में चला जाता है खाना लाने। तभी सुई खाते वक्त बहुत नखरे करती है और अपनी मम्मा से कहती है, मुझे आपके हाथ से खाना खिलाओ। लान वांगजी अपनी बेटी के नखरे उठाना बहुत पसंद करता है, क्यों ना हो वो उसे किसी की याद जुलाती है। वो बस स्माइल के साथ सुई को देख रहा है और सेजुई अपनी मम्मा को मुस्कुराते हुए देख रहा है। तो गाइस इस पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। अभी थोड़ी स्टोरी और बची हुई है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और मुझे बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।